नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो आजकल हर तरफ है, मशीन लर्निंग। स्पेसिफिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मशीन लर्निंग मॉडल्स आखिर सीखते कैसे हैं, मतलब ये होता कैसे है। हमारा फोकस रहेगा दो मुख्य प्रक्रियाओं पर, ट्रेनिंग और इन्फ्रेंसिंग, और हमारी जानकारी का आधार है माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक काफी उपयोगी लेख। हमारा लक्ष्य सीधा है, इस थोड़ी जटिल लगने वाली प्रक्रिया को सरल बनाना। हम ये जानेंगे कि मशीनें डेटा से कैसे सीखती हैं, और इसे समझने के लिए हम आसान भाषा और रोजमर्रा के उदाहरणों का इस्तेमाल करेंगे। मानता हूं इसमें थोड़ा गणित और आंकड़े शामिल हैं, पर घबराने की बात नहीं है। हम इसे परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक बात और साफ कर दूं, इस चर्चा में हम कई अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करेंगे, जैसे ट्रेनिंग, इन्फ्रेंसिंग, फीचर्स, लेबल्स, एल्गोरिदम, मॉडल, फंक्शन, वेक्टर, वाई हैट। क्योंकि सच कहूं तो ये इस फील्ड की आम भाषा बन गए हैं और इन्हें जानना जरूरी है। तो हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि एक मशीन लर्निंग मॉडल आखिर है क्या चीज। फिर हम ट्रेनिंग की प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से जानेंगे, मतलब ये सीखने वाला जो चरण है वो कैसे काम करता है। और अंत में हम इन्फ्रेंसिंग का मतलब समझेंगे, जब मॉडल अपनी सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहला सवाल, ये मशीन लर्निंग मॉडल होता क्या है? सुनने में तो बहुत भारी लगता है, पर असल में इसका जो मूल विचार है वो काफी सीधा है। सोचिए, एक मॉडल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का टुकड़ा है। इसे आप एक फंक्शन की तरह देख सकते हैं। याद है स्कूल वाला गणित का फंक्शन? कुछ इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। कह सकते हैं एक तरह का नियम या कोई रेसिपी। बिल्कुल सही कहा। और ये जो फंक्शन है, ये ऐसा नहीं कि हवा में बन गया। ये गणित और सांख्यिकी के जो सिद्धांत हैं, उन पर आधारित होता है। मशीन लर्निंग की दुनिया में हम जिन इनपुट्स की बात कर रहे हैं, उन्हें तकनीकी भाषा में फीचर्स कहा जाता है। और जो आउटपुट मॉडल देता है, उसे लेबल कहते हैं। तो अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं, मॉडल एक ऐसा फंक्शन है जो फीचर्स को देखकर लेबल का अनुमान लगाता है। ये शब्द फीचर्स और लेबल ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, तो इन्हें ध्यान में रखना अच्छा है। ठीक है, तो मॉडल एक फंक्शन है जो फीचर्स, इनपुट्स को लेबल, आउटपुट में बदलता है। ये तो हुई मॉडल की परिभाषा, पर ये फंक्शन बनता कैसे है? मतलब मॉडल को ये नियम पता कैसे चलता है? यहीं पर शायद ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना? तो ये ट्रेनिंग क्या है? क्या मॉडल को जिम भेजना पड़ता है? हाँ, नहीं जिम तो नहीं, लेकिन हाँ, ये सीखने की एक गहन प्रक्रिया जरूर है। ट्रेनिंग दरअसल उस फंक्शन को परिभाषित करने, उसे बनाने या कह सकते हैं सिखाने की प्रक्रिया है। और ये सिखाया कैसे जाता है? पुराने अनुभवों से, यानी पिछले ज्ञात डेटा का इस्तेमाल करके। जैसे हम, आप और मैं अपने अनुभवों से सीखते हैं, वैसे ही मॉडल पिछले डेटा से सीखता है। अच्छा, मतलब पुराने डेटा से सीखना। तो इस पुराने डेटा को क्या कहते हैं और इसमें होता क्या है खास? इस ज्ञात डेटा को ट्रेनिंग डेटा कहा जाता है। ये वो जानकारी है जो हमारे पास पहले से मौजूद है, जिसमें हमें इनपुट और आउटपुट दोनों पता है। इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, फीचर्स। ये वो विशेषताएं या माप हैं जिन्हें हम देख या नाप सकते हैं। इन्हें गणितीय रूप में अक्सर एक्स से दर्शाया जाता है। ये वो जानकारी है जो मॉडल को दी जाती है। और दूसरा, लेबल। ये वो सही जवाब या नतीजा है जो उन फीचर्स से जुड़ा होता है। इसे वाई से दर्शाते हैं। ये वो चीज़ है जिसका अनुमान लगाना हम मॉडल को सिखाना चाहते हैं। तो ट्रेनिंग डेटा में बहुत सारे ज्ञात एक्स और उनके संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग ज्ञात वाई के जोड़े होते हैं। एक्स और वाई थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? क्या एक्स हमेशा एक सी चीज होती है, मतलब एक ही नंबर? नहीं, जरूरी नहीं। फीचर्स यानी एक्स वो गुण या माप है जो किसी स्थिति या वस्तु का वर्णन करते हैं। और लेबल यानी वाई वो परिणाम या वर्गीकरण है जिसका हम अनुमान लगाना चाहते हैं। अक्सर किसी एक चीज का वर्णन करने के लिए हमें कई फीचर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर हम घर की कीमत का अनुमान लगा रहे हैं, तो फीचर्स एक्स में घर का साइज होगा, कितने कमरे हैं, लोकेशन क्या है, घर कितना पुराना है, ये सब शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक्स सिर्फ एक मान नहीं होता, बल्कि कई मानों का एक समूह होता है। इसे तकनीकी भाषा में वेक्टर कहते हैं, यानी x = x1, x2, x3।
ये वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि असल दुनिया की ज्यादातर समस्याएं मल्टी डायमेंशनल होती हैं। मतलब उन्हें समझने के लिए कई फीचर्स को एक साथ देखना पड़ता है। समझ गया। तो फीचर्स का एक पूरा सेट जिसे वेक्टर एक्स कहा होता है और उसका एक ज्ञात नतीजा वाई होता है। हमारे स्रोत माइक्रोसॉफ्ट लर्न वाले लेख में कुछ अच्छे उदाहरण दिए गए थे, शायद उनसे बात और साफ हो जाए। हाँ, उदाहरण हमेशा मदद करते हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। आइसक्रीम बिक्री। मान लीजिए आप एक आइसक्रीम पार्लर चलाते हैं और जानना चाहते हैं कि कल कितनी आइसक्रीम बिक सकती हैं। यहाँ फीचर्स एक्स क्या होंगे? सोचिए, शायद उस दिन का तापमान, बारिश की संभावना, हवा की गति, क्या कल छुट्टी है, वगैरह वगैरह। ये सब जानकारी मिलकर एक्स वेक्टर बनाएगी। और लेबल वाई क्या होगा? उस दिन असल में कितनी आइसक्रीम बिकी, वो संख्या। ट्रेनिंग डेटा में पिछले कई दिनों का मौसम एक्स और बिक्री वाई का रिकॉर्ड होगा। ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम का उदाहरण है, जहां हम एक संख्यात्मक मान जैसे बिक्री की संख्या का अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा, रिग्रेशन, ठीक है। मधुमेह जोखिम। अब चिकित्सा क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए डॉक्टर एक मरीज के मधुमेह यानी डायबिटीज के जोखिम का अनुमान लगाना चाहते हैं। फीचर्स क्या हो सकते हैं? शायद मरीज का वजन, उम्र, रक्त शर्करा का स्तर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या परिवार में किसी को है, आदि। ये सब मिलकर एक्स वेक्टर बनाएंगे। और लेबल क्या होगा? क्या मरीज को मधुमेह का उच्च जोखिम है? मान लीजिए इसके लिए हम 1 इस्तेमाल करते हैं, या नहीं, इसके लिए 0। ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जहां हम 2 में से एक वर्ग चुन रहे हैं, हाँ या ना, 1 या 0। हाँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब 2 कैटेगरी। पेंगुइन प्रजाति। एक और दिलचस्प उदाहरण अंटार्कटिका से। मान लीजिए शोधकर्ता पेंगुइन की प्रजाति का पता लगाना चाहते हैं, सिर्फ उसके शारीरिक मापों से। तो फीचर्स एक्स क्या होंगे? पेंगुइन के पंखों की लंबाई, चोंच की चौड़ाई, शरीर का वजन वगैरह। और लेबल वाई क्या होगा? पेंगुइन की प्रजाति कौन सी है? मान लीजिए 0 एडेली के लिए, 1 जेंटू के लिए, 2 चिनस्ट्रैप के लिए। ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का उदाहरण है, जहां कई वर्गों में से एक चुनना होता है। ये उदाहरण वाकई फीचर्स एक्स और लेबल वाई को समझने में बहुत मदद करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि मशीन लर्निंग कितनी अलग अलग तरह की समस्याओं पर काम आ सकती है। नंबर का अनुमान लगाना, हाँ ना में जवाब देना या कई कैटेगरी में से चुनना। लेकिन अब भी एक सवाल है मेरे मन में, ये मॉडल इन एक्स और वाई के बीच का रिश्ता, वो पैटर्न सीखता कैसे है? सिर्फ ये डेटा देख लेने से फंक्शन कैसे बन जाता है? कोई जादू है क्या? बेहतरीन सवाल। जादू नहीं, बल्कि यहीं पर तस्वीर में आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, आप कह सकते हैं, वो इंजन है जो सीखने की प्रक्रिया को चलाता है। हम इस ट्रेनिंग डेटा जो ज्ञात एक्स और वाई है को एक चुने हुए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में डालते हैं। एल्गोरिथम का काम है इस डेटा का विश्लेषण करना और फीचर्स एक्स और लेबल वाई के बीच एक गणितीय संबंध या कहिए पैटर्न ढूंढना। What's fascinating here is एल्गोरिथम सिर्फ रट्टा नहीं मार रहा है, मतलब सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है उस अंडरलाइंग नियम को समझने की जो एक्स को वाई से जोड़ता है। तो एल्गोरिथम पैटर्न ढूंढता है और फिर उसका क्या करता है? फिर वो उस पैटर्न को एक सामान्य गणितीय फंक्शन, जिसे हम f कह रहे हैं, के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। लक्ष्य यह है कि ये फंक्शन सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर ही अच्छा काम ना करे, बल्कि भविष्य में आने वाले नए अनदेखे एक्स मानों के लिए भी सही वाई का अनुमान लगा सकें। हम कहते हैं कि एल्गोरिथम डेटा को फंक्शन में फिट करने की कोशिश करता है। ये शब्द एल्गोरिथम और फिट भी ध्यान में रखने लायक हैं। डेटा को फिट करने का मतलब है एक ऐसा फंक्शन खोजना जो दिए गए एक्स मानों के लिए यथासंभव, मतलब जितना हो सके उतना सही वाई मान उत्पन्न करे। लेकिन क्या यह हमेशा एकदम परफेक्ट होता है? क्या एल्गोरिथम हमेशा बिल्कुल सही फंक्शन ढूंढ लेता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। हमेशा नहीं। कभी-कभी क्या होता है कि एल्गोरिदम ट्रेनिंग डेटा को इतना बारीकी से सीख लेता है, इतना ज़्यादा फिट हो जाता है कि वो डेटा में जो थोड़ा बहुत शोर या अनियमितताएं होती हैं उनको भी पैटर्न समझ बैठता है। इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। ऐसा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो शायद 100% सही जवाब दे, लेकिन जब उसे नया अनदेखा डेटा दिया जाएगा तो वो बुरी तरह फेल हो सकता है।
इसलिए अच्छा मॉडल वो है जो पैटर्न को सीखे लेकिन उसे सामान्यकृत भी कर पाए, ताकि वो नए डेटा पर भी काम करे। सही एल्गोरिदम चुनना और उसे सही तरीके से ट्यून करना यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो ये ओवरफिटिंग से बचना भी एक चुनौती है, ठीक है। तो अगर हम ट्रेनिंग प्रक्रिया का सार निकालना चाहें, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? सार ये है, आप ज्ञात डेटा लेते हैं जिसमें फीचर्स X और उनके संगत लेबल्स Y होते हैं। आप एक उपयुक्त एल्गोरिदम चुनते हैं। आप एल्गोरिदम को इस डेटा पर चलाते हैं या कहें ट्रेन करते हैं। एल्गोरिदम डेटा में पैटर्न ढूंढकर एक मॉडल बनाता है जो अनिवार्य रूप से एक गणितीय फंक्शन f है। इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y लगभग f(x) के बराबर है। ये फंक्शन x और y के बीच सीखे गए रिश्ते को दर्शाता है। समझ गया। डेटा प्लस एल्गोरिदम इज इक्वल टू मॉडल फंक्शन f। ये हुई ट्रेनिंग, बिल्कुल साफ है। अब मान लीजिए हमने घंटों या शायद दिनों तक अपने कंप्यूटर को ये ट्रेनिंग करने दी, खूब बिजली खर्च हुई, और अब हमारे पास एक चमचमाता हुआ प्रशिक्षित मॉडल यानी फंक्शन f तैयार है। अब इसका क्या करें? अब आता है दूसरा चरण, है ना, इन्फरेंसिंग। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मतलब अब तक की मेहनत का फल चखने का समय। बिल्कुल। इन्फेरेंसिंग, जिसे कभी-कभी प्रिडिक्शन या स्कोरिंग भी कहा जाता है, वो प्रक्रिया है जहां हम अपने प्रशिक्षित मॉडल यानी फंक्शन f का वास्तविक उपयोग करते हैं। हम इसे नए अनदेखे डेटा पर लागू करते हैं जिसके लेबल हमें पहले से पता नहीं है, और मॉडल से भविष्यवाणी करने को कहते हैं। ट्रेनिंग सीखने का चरण था, इन्फेरेंसिंग उस सीख को इस्तेमाल करने का चरण है। अप्लाई करने का। तो ये काम कैसे करता है? हम मॉडल को नया डेटा कैसे देते हैं और वो जवाब कैसे देता है? प्रक्रिया सीधी है। हम मॉडल को नए फीचर मान x देते हैं। ये वो डेटा है जिसके लिए हम आउटपुट या लेबल जानना चाहते हैं। मॉडल, जो अब फंक्शन f को अपने अंदर समाये हुए है, इन नए x मानों को इनपुट के रूप में लेता है, उन पर फंक्शन f को लागू करता है और एक अनुमानित लेबल, प्रिडिक्टेड लेबल की गणना करता है। अनुमानित लेबल, इसके लिए भी कोई खास निशान या सिंबल है, जैसे ट्रेनिंग में y था? हाँ बिल्कुल। गणितीय संकेतन में इस अनुमानित लेबल को दर्शाने के लिए y hat का उपयोग किया जाता है। इसे y hat पढ़ा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे y, जो वास्तविक ज्ञात लेबल था ट्रेनिंग डेटा में, और y hat, जो मॉडल द्वारा अनुमानित लेबल है, के बीच का अंतर समझें। y जमीनी सच्चाई है, मतलब ग्राउंड ट्रूथ, जबकि y hat मॉडल का सबसे अच्छा अनुमान है, उसका बेस्ट गेस है उस सच्चाई के बारे में। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इन्फ्रेंसिंग ही वो बिंदु है जहां मशीन लर्निंग मॉडल असल में मूल्य वैल्यू प्रदान करता है। ये अज्ञात का अनुमान लगाता है, सवालों के जवाब देता है, निर्णय लेने में मदद करता है। यहीं उसका फायदा दिखता है। सही। जैसे फिर से वो पेंगुइन वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अंटार्कटिका में हमें एक नया पेंगुइन मिला। हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में सिवाय उसके शारीरिक मापों के, पंख कितने लंबे, चोंच कितनी चौड़ी आदि। हम इन मापों, जो कि नया एक्स वेक्टर हैं, को अपने प्रशिक्षित पेंगुइन क्लासिफायर मॉडल फंक्शन f में डालते हैं। मॉडल इन मापों पर अपनी गणना करेगा और हमें एक आउटपुट देगा, y। ये y क्या होगा इस केस में? ये y मॉडल का अनुमान होगा कि ये नया पेंगुइन किस प्रजाति का है। शायद मॉडल आउटपुट दे 1, जिसका मतलब है कि मॉडल का अनुमान है कि ये जेंटू प्रजाति का पेंगुइन है। अब शोधकर्ता इस अनुमान का उपयोग कर सकते हैं या शायद आगे और पुष्टि के लिए कुछ और टेस्ट करें। लेकिन मॉडल ने अज्ञात जानकारी का अनुमान लगाकर पहला अहम कदम उठा दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया एकदम जुड़ी हुई है। पहले ट्रेनिंग से फंक्शन f सीखा, नियम बनाए, फिर इन्फ्रेंसिंग में उस f का इस्तेमाल करके नए x से y का अनुमान लगाया, नियम लागू किए। एकदम सही क्रम। पहले ट्रेनिंग, फिर इन्फ्रेंसिंग। लर्न द रूल्स, देन अप्लाई द रूल्स। और यहीं पर एक स्वाभाविक सवाल उठता है जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो भविष्यवाणी मॉडल कर रहा है, y, ये कितनी भरोसेमंद है? ये अनुमान कितना अच्छा है, कितना सटीक है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। मतलब मॉडल ने कह तो दिया कि ये जेंटू पेंगुइन है, पर क्या पता वो गलत हो। अगर मॉडल गलत अनुमान लगा रहा है तो उसका क्या फायदा? बिल्कुल। मॉडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो आमतौर पर ट्रेनिंग के बाद और इन्फेरेंसिंग से पहले या उसके दौरान लगातार किया जाता है। इसके लिए अलग-अलग मैट्रिक्स होते हैं, जैसे सटीकता, प्रिसिजन, रिकॉल वगैरह।
जो हमें बताते हैं कि मॉडल की भविष्यवाणियां कितनी सही हैं। हमारे आज के स्रोत में यानी उस लेख में इस मूल्यांकन वाले हिस्से पर ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सिर्फ मॉडल बना लेना काफी नहीं है, उसे जांचना भी पड़ता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। और मॉडल की गुणवत्ता मतलब वो कितना अच्छा है, ये सीधे तौर पर ट्रेनिंग डेटा की गुणवत्ता पर, चुने गए एल्गोरिथम पर और ट्रेनिंग प्रक्रिया की बारीकियों पर निर्भर करती है। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात यहाँ भी लागू होती है काफी हद तक। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो मशीन लर्निंग का ये सीखने और अनुमान लगाने का काम मूल रूप से एक 2 चरणीय प्रक्रिया है ना? पहला कदम है ट्रेनिंग, जहां मॉडल पिछले डेटा और एक एल्गोरिदम का उपयोग करके दुनिया के किसी हिस्से के नियम यानी फंक्शन एफ सीखता है। और दूसरा कदम है इन्फ्रेंसिंग, जहां मॉडल उन सीखे हुए नियमों फंक्शन एफ को नए डेटा एक्स पर लागू करके भविष्यवाणी यानी वाई करता है। सीखना और फिर लागू करना, लर्न एंड अप्लाई। बिल्कुल, लर्न द रूल्स देन अप्लाई द रूल्स, ये इसका सबसे सरल, सबसे सटीक सार है। चलिए, तो आज हमने जो कुछ भी चर्चा की उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से जल्दी से याद कर लेते हैं। हमने बात की कि मशीन लर्निंग मॉडल अनिवार्य रूप से एक गणितीय फंक्शन है। इस फंक्शन को बनाने की प्रक्रिया ट्रेनिंग कहलाती है। इसमें हम ज्ञात फीचर्स x और ज्ञात लेबल्स y वाले ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करते हैं और एक एल्गोरिदम की मदद से फंक्शन f को डेटा पर फिट करते हैं ताकि y अप्रॉक्सीमेटली fx हो। इसके बाद आता है इन्फ्रेंसिंग का चरण, जहां हम इस प्रशिक्षित फंक्शन f का उपयोग करते हैं। हम इसे नए अनदेखे फीचर्स x देते हैं और ये हमें एक अनुमानित लेबल y hat, जिसे y hat कहते हैं, देता है। y hat इज इक्वल टू f ऑफ न्यू x। हमने इन सभी जरूरी शब्दों फीचर्स, लेबल्स, एल्गोरिदम, मॉडल, फंक्शन, वेक्टर, ट्रेनिंग, इन्फ्रेंसिंग, फिट, y hat के मतलब और उनके आपसी संबंध को समझा। और जैसा कि हम चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, एक अंतिम विचार जो हमारे स्रोत से ही निकलता है वो ये है। स्रोत में उल्लेख है कि भविष्यवाणी की समस्या के प्रकार के आधार पर विभिन्न एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने उदाहरणों में देखा, रिग्रेशन के लिए अलग तरीके, क्लासिफिकेशन के लिए अलग। ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाता है। ये जो बुनियादी ट्रेनिंग इन्फ्रेंसिंग का ढांचा हमने समझा, ये तो मशीन लर्निंग की नींव है, उसका कोर लूप है, बिल्कुल बेसिक। लेकिन असली जटिलता, असली शक्ति और शायद कहें तो असली कला सही एल्गोरिदम के चुनाव और उसे सही ढंग से लागू करने में है। सोचिए, एक ही डेटा सेट पर अलग अलग एल्गोरिदम चलाए जा सकते हैं और वे शायद अलग अलग पैटर्न या फंक्शन एफ सीखेंगे। कोई गहरा पैटर्न सीखेगा, कोई सतह पर रहेगा। कौन सा एल्गोरिदम किसी विशेष समस्या के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा एल्गोरिदम डेटा में अगर शोर ज्यादा हो तो बहकेगा नहीं? कौन सा एल्गोरिदम कम डेटा में भी ठीक ठाक सीख सकता है? ये वो सवाल है जो मशीन लर्निंग पर काम करने वाले लोग रोज पूछते हैं, रोज जूझते हैं इनसे। एल्गोरिदम का चुनाव सिर्फ एक तकनीकी निर्णय नहीं है। ये इस बात को आकार देता है कि मशीन कैसे सीखती है और वो दुनिया के बारे में क्या निष्कर्ष निकालती है। इसलिए इस बुनियादी प्रक्रिया को समझने के बाद अगला कदम अक्सर विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम और उनकी ताकतों और कमजोरियों को जानना होता है। और वो अपने आप में एक विशाल और बहुत ही आकर्षक दुनिया है। वाकई दिलचस्प। तो ये सिर्फ फंक्शन बनाने और इस्तेमाल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सही फंक्शन बनाने के लिए सही तरीका, सही औजार चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये निश्चित रूप से आगे सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।